Simple introduction of a linear regression. How linear regression works, उससे पहले आप पहले रिग्रेशन लाइन के बारे में समझिए। रिग्रेशन लाइन होती क्या है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप लास्ट में देखें, दिस इज मशीन लर्निंग दैट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड नाउ। सिंपली जो लास्ट भी क्लास में कह रहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि आज आपकी मशीन लर्निंग स्टार्ट करवा दें ताकि कल से आपको कोई काम करने में मजा आए, बोरियत ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने देखा रिग्रेशन लाइन होती क्या है। उससे पहले आपके पास पता होना चाहिए डेटा सेट या डेटा आपके पास होगा, तभी हम बेसिकली यहाँ पर कोई प्रिडिक्शन करते हैं। आप सब लोग अभी कहीं ना कहीं आप लोगों ने आर्टिकल्स वगैरह देखे होंगे अबाउट मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग और एआई, दैट ऑल दीज मॉडल्स बेसिकली प्रिडिक्ट समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ डेटा सेट। ऐसा ही किसी भी डेटा सेट की बेसिस के ऊपर यहाँ पर हमारे पास प्रेडिक्शंस होती हैं। अब ये प्रेडिक्शंस होती कैसे हैं, वन बाय वन हम मैथमेटिकली भी देखते जाएंगे और साथ साथ प्रोग्रामेटिकली भी इसको कवर अप करते जाएंगे। ठीक है, प्रूफ तो हम मैथमेटिकली करेंगे, प्रोग्रामेटिकली तो आपके पास रिजल्ट आएंगे, मैथमेटिकली हम उसको प्रूफ करते जाएंगे कि बेसिकली आपके हर मॉडल किस तरीके से काम कर रहा है। और मैथमेटिकल इंस्टीट्यूशन लाजमी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप फॉर एग्जांपल कोई भी मशीन लर्निंग का मॉडल अप्लाई करते हो, बेसिकली वो प्रिडिक्ट कर कैसे रहा है। क्वेश्चन इज हाउ इट इज बिन प्रिडिक्टिंग। कोई जादू तो नहीं है, देयर इज समथिंग बिहाइंड दैट इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला। अभी ये मैथमेटिकल फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं, हर मॉडल के हिसाब से हम कंसीडर करते जाएंगे। ठीक है, मशीन लर्निंग के अंदर मैं तकरीबन मैथमेटिक्स ऑफ मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई, इन सब में जो तकरीबन मैथमेटिक्स यूज होती है आपकी इस मशीन लर्निंग वाले कंप्लीट पार्ट के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद जब आप डीप लर्निंग और एआई की तरफ आओगे तो फिर इतनी मैथमेटिक्स नहीं होगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल काम कर रहे होंगे। उसकी वजह ये है कि हमारा गोल वही है, एआई और डीप लर्निंग। अभी तो हम बेसिकली एक बेसिक्स देखते हुए जा रहे हैं। क्यों ज़रूरी है ये बेसिक्स? देखें, जब आप लोग मार्केट में जाओगे फॉर यू कैन से इंटरव्यू पर्पस के लिए, कहीं पे भी अप्लाई करते हो, इंटरव्यू तो करेंगे आपका। इंटरव्यू के लिए जब आप लोग जाएंगे, कोई भी आपसे कोड लिखवाने वाला नहीं है। क्यों नहीं लिखवाएंगे? क्योंकि सबको पता है मशीन लर्निंग का कोड हो तो आपको मैक्सिमम 5 से 6 लाइनों के अंदर पूरा मशीन लर्निंग का मॉडल प्रिडिक्ट करता हुआ तैयार मिल जाएगा। सिर्फ 5 लाइनों में तो कोई भी रट्टा लगा के आ सकता है। दे विल नेवर आस्क यू हाउ लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल वर्क्स, या फिर कैसे चला के दिखा दो, ये कोई भी नहीं कहेगा आपसे। What they will ask is about the mathematics that are been working behind, या फिर टर्मिनोलॉजीज जो यहाँ पर अफेक्ट करती हैं, जैसे कि लॉस फंक्शन, एरर, एमएसई, एमएस ए, आर स्क्वायर एरर, एक्यूरेसी स्कोर, प्रिसीशन रेट, रिकॉल, F1 स्कोर, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करती हैं कि आपका ये मशीन लर्निंग मॉडल परफॉर्म कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। इवेल्युएशन में परफॉर्मेंस आपकी यहाँ पे शो करवाते हैं। जब आप अक्सर हमारे पास क्वेश्चंस डिफरेंट आ सकते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमने पढ़ा था योर PDF, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी कम्यूटेटिव डेंसिटी फंक्शन, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये सारे फंक्शंस के बारे में आपसे सवाल हो सकते हैं, कुछ भी सवाल आ सकता है, पर इन बेसिक्स से आएगा, कभी भी आपसे कोड नहीं लिखवाया जाता। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम हमारा मैथमेटिकल इंस्टीट्यूशन भी चलाते रहें। कभी कभार सवाल आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉस फंक्शन ऑफ लीनियर रिग्रेशन एंड द लॉजिस्टिक रिग्रेशन। बाय यू कैन से दैट कि बजाय आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा इन दोनों के फॉर्मूला के अंदर। फर्क आपको सिर्फ और सिर्फ तब नजर आएगा कि जो आप पीछे मैथडोलॉजी यूज करते हो या प्रिडिक्शन के लिए, उसमें फ़र्क आएगा। दैट्स इट। तो कहने का मकसद, जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसीलिए हम बेसिकली साथ साथ मैथमेटिक्स कवर करते हैं। अगर आप अपना खुद का कोई
सेटअप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन अगर आप फ्रीलांसर की बात करते हो तो फ्रीलांसिंग में एआई का तो है, लेकिन डेटा साइंस का कोई भी स्कोप नहीं है। अगर मिल भी जाता है तो बहुत ही कम वेजेस पे मिलता है, क्योंकि फ्रीलांसिंग है ही नहीं इसके लिए। फ्रीलांसिंग सिंगल प्रोडक्ट के लिए की जाती है। मॉडल आपने तैयार किया, चला आप क्या कर सकते हो, आप अलग अलग फॉर एग्जांपल जिस तरह एलएलएम मॉडल्स आपने देखे होगा, जीपीटी का मॉडल है, बर्ड का मॉडल है आपके पास, उसके अलावा जेमिनाई का मॉडल चल रहा है, उसके अलावा लामा का मॉडल चल रहा है आपका मेटा एआई का। तो ये सारे मॉडल्स आप बेसिकली यूज तो करते हो नॉर्मली, आप अपना मॉडल भी बना सकते हो, बट इट विल टेक टाइम बिकॉज यू नीड डेटा। If you does not have any data, so you can create a product that has been utilizing those ऑलरेडी ट्रेंड मॉडल्स। आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हो जो इन सारे मॉडल्स को यूटिलाइज कर रहा है, और ये प्रोडक्ट इंडिविजुअली किसी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर काम कर रहा हो, या फिर नीश में आपने उसको क्रिएट कर दिया। क्योंकि जब आप इन मॉडल्स की बात करोगे, ये सारे के सारे मॉडल्स जनरलाइज्ड मॉडल्स हैं जो हर काम में काम आएंगे। आप जीपीटी पे जाते हो तो कोई स्पेसिफिक नीश के लिए काम करता है जीपीटी? नो। जीपीटी किस लिए काम करता है? बेसिकली जीपीटी जनरलाइज्ड है, आप उससे जिस टाइप की भी इमेज प्रॉम्प्टिंग करते हो वो उसको जवाब देगा आपको। आप उससे हेल्थ बेसिस सवाल करो, जवाब देगा। आप उससे इंजीनियरिंग बेसिस जवाब दो, आपको सजेशन भी देगा, जवाब भी देगा। आप उससे कोई ग्राफिक्स की बात करें तो वो उस पर भी जवाब देगा आपको। तो ये जनरलाइज्ड मॉडल है। आप इसी जनरलाइज्ड मॉडल को किसी स्पेसिफिक नीश के लिए बनाकर उसको अलग एक प्रोडक्ट बना के भी चला सकते हो। जिससे कि अगर आप देखो व्हाट्सएप आपके एप्पल स्टोर या फिर प्ले स्टोर के ऊपर इतने सारे आपको मोबाइल ऐप्स मिल जाएंगे जो अलग अलग स्पेसिफिक नीश के लिए काम करते हैं। जैसे कि ग्रामरली के बारे में जानते हैं आप? ग्रामरली क्या यूज़ करता है? जहाँ ग्रामरली भी जीपीटी का मॉडल यूज़ कर रहा होता है। तो अब ये जो मॉडल्स यूटिलाइज कर रहा है वो तो, लेकिन ग्रामरली का काम क्या, सिर्फ और सिर्फ आपके ग्रामर को चेक करना, आपको कुछ और पूछो नहीं बताएगा। तो हमने उसी सिरी भी जनरलाइज है ये, पर ये आपका कोई एआई मॉडल नहीं है। सिरी एक प्रोडक्ट है, असिस्टेंट है जिसको हम कहते हैं। वो आपको सिर्फ वर्चुअल असिस्टेंट जिसको आप कहते हो, वो वर्चुअल असिस्टेंट से वो आपको असिस्टेंसी प्रोवाइड करेगा, दैट्स इट। वो फिर इंटीग्रेटेड है विद जीपीटी 4.0 के साथ अभी रिसेंटली। आपका सिरी इज बिन इंटीग्रेटेड, अगर आप अलाउ करते हो तो इंटीग्रेट हो जाता है, अब अगर आप अलाउ नहीं करते तो वो इंटीग्रेट नहीं रहता। तो जीपीटी भी इंटीग्रेट होता है आपके किसके साथ? जीपीटी के साथ, आपका सिरी। अगर आप मेरे इस लैपटॉप की बात करो तो मेरे पास यहाँ पर एक है Copilot. My Windows is basically integrated with Copilot. If I am going to ask anything from the Copilot, it will be answering for my prompts. But this is generalized model. जनरलाइज काम करेगा। आप इस तरह का प्रोडक्ट बना सकते हो जो यही मॉडल यूज कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली किसी एक सिंगल नीश पे काम कर रहे हैं। एजेंट्स, आप एजेंट्स को ही यूटिलाइज करोगे फॉर स्पेसिफिक नीश के लिए, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। दैट इज हाउ यू कैन वर्क इंडिविजुअली। बाकी एज अ डेटा साइंटिस्ट आपका काम डेटा से, जो आपको डेटा देगा आप उसके साथ काम कर सकते हो। अब वो डेटा आप खुद कलेक्ट करने जाओगे तो आप इतना कलेक्ट ही नहीं कर सकते, और उसके ऊपर क्या करेंगे आप? डिसीजन मेकिंग तो कुछ नहीं करनी। एआई इंजीनियर का काम तो मैंने आपको बताया कि आप कैसे इंडिविजुअल काम कर सकते हो। एज अ डेटा साइंटिस्ट आप किसी ना किसी कंपनी के साथ ही अटैच हो, या फिर अपना एआई का मॉडल लॉन्च किया आपने, अब उसका डेटा को मेंटेन कर रहे हो, ये हो सकता है। बाकी एज अ डेटा साइंटिस्ट यू नीड टू बी कनेक्टेड विद एनी स्पेसिफिक कंपनी, डेटा साइंटिस्ट, क्योंकि आपको डेटा आएगा। आप ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हो, आप एक जनरलाइज प्रोडक्ट बना सकते हो जो सारी चीज़ों को एनालाइज करके दे रहा हो, बिल्कुल बना सकते हो। जिस तरह आप जीपीटी को कोई भी एक काम करें, ब्लड रिपोर्ट प्रोवाइड करें, वो पूरा का पूरा एनालाइज करके आपको रिजल्ट देगा, देगा ना। तो यही सेम चीज़ आप भी बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो।
कोडिंग नाइट पे मैंने जो असाइनमेंट दिया था वो यही था ना, कोई भी CSV फाइल दो, उसको एनालाइज करके आपको देता था, दे रहा था, और एक ने बनाया भी। यार ये तो अब एडमिन का काम है, मैं बात करता हूँ, मुझे पहले भी एक स्टूडेंट ने कहा। रेटिंग क्राइटेरिया सिंपल होता है जब आप कंपटीशन की बात करते हैं, पहले ही कवर अप कर लें, उसके बाद आगे करते हैं बात, ठीक है। सो द टॉपिक इज अबाउट रिग्रेशन लाइन। बिफोर गोइंग ऑन लीनियर रिग्रेशन या फिर आपका मशीन लर्निंग, अच्छा एक चीज याद रखें, मैं लीनियर रिग्रेशन क्या कह रहा हूँ, यू हैव डिफरेंट मशीन लर्निंग मॉडल्स। यार ये लास्ट वाले कौन है यार, ये समझ के बाहर है यार, पता नहीं क्यों। ओके, नाउ व्हाट इज रिग्रेशन लाइन। रिमेंबर, पहले हम देखते हैं डेटा क्या होता है, डेटा सेट किसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक डेटा सेट क्रिएट कर रहा हूँ, हमारे पास, मैंने आपको एक चीज बताई थी, हमारे पास दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट, दूसरा होता है डिपेंडेंट। ये दो चीजें आप अपने माइंड में रखिएगा। अब मैं यहाँ पर एक वैल्यू बता रहा हूँ, जस्ट दैट यू कैन से दैट कि भाई हमारे पास है एरिया इन स्क्वायर यार्ड, ठीक है, और प्राइसेस इन लैक्स, ठीक है, ये दो वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल। नाउ व्हाट इज डिपेंडेंट, व्हाट इज इंडिपेंडेंट, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब फॉर एग्जांपल हमने कहा कि भाई अगर आपके पास 30 गज का प्लॉट है तो तकरीबन तकरीबन 30 गज का प्लॉट आपको तकरीबन कितने का मिलना चाहिए, 7 से 8 लाख रुपए का आपको नॉर्मल जगह पे मिल जाएगा, अच्छी जगह पे नहीं कह रहा हूँ, नॉर्मल जगह पे आपको ये मिल जाएगा, विच इज अबाउट 8 लाख, ठीक है। अगर आप 50 गज या 80 गज की बात करो, या इसको 40 कर दे, चलो 30 से 80 गज की बात करो तो 80 गज का प्लॉट कितने तक का मिल जाएगा। कौन 40 कौन बोल रहा है, तुम्हारा काम है क्या, अच्छा अंदाजा बोला, इससे बोलो ना, ठीक है फिर सही। तो 40 तो नहीं है, खैर 25 से मिल जाता है नॉर्मल जगह पे यार। और उसके बाद 120 की बात कर देते हैं, 120 का कितने का मिल जाएगा, 35 तो कम बता दिए तुमने, 120 गज का नॉर्मल जगह पे भी कम से कम 40-50 से ऊपर का है, तो आप इसको 45 कर देते हैं हम, ठीक है, 45 लेक्स की बात। नाउ वी हैव टू वेरिएबल्स हियर, या दो फीचर्स है हमारे पास। अब डेटा सेट को समझने की कोशिश करें। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कॉलम क्या होता है, रो क्या होती है, ये चीजें याद रखें। अब आप जब आप कॉलम्स की बात करोगे, दैट मीन्स आई एम गोइंग टू से फीचर्स। Whenever I'm talking about rows, I will say entity, या फिर आप इंडिविजुअल एंटिटी भी कह सकते हो उसको, ठीक है, या फिर रिस्पॉन्सेज भी आप कह सकते हो, ठीक है। ये तीन वर्ड्स ही मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ, इसके अलावा कॉलम और रो की बात ही नहीं करेंगे। कॉलम का मतलब होता है फीचर्स, मतलब दीज आर दी योर फीचर्स, जिसमें आपके पास ये दोनों चीजें आपके पास फीचर हैं, और ये आपके पास यू कैन से दैट जिसको आप रिस्पॉन्स भी कहते हो, रिस्पॉन्स। और एंटिटी, इंडिविजुअल एंटिटी, खैर ये एंटिटी वर्ड तो आपको याद ही रहेगा क्योंकि ये सिंपल वर्ड नॉर्मली यूटिलाइज किया जाता है। अब फीचर्स की हम जब बात करेंगे, हमारे पास दो टाइप के फीचर्स होते हैं, हमने देखा था क्या, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, ठीक है, ये दो हमारे पास फीचर्स होते हैं। अब इसमें से डिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है। Your price has been dependent on your area in square yard. That means this is your independent feature and this is your dependent feature, ठीक है। अब यही सेम चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा, क्या करना है हमने, क्योंकि ये आपका इंडिपेंडेंट फीचर है, ये आपका इंडिपेंडेंट फीचर है, तो हम यहाँ पर इंडिपेंडेंट फीचर को x के नाम से जानते हैं। तो x एक्सिस पे हम क्या रख देंगे, दिस इज योर x एक्सिस 30, 80 एंड 120, 30 पे, और यहाँ पे मैं देता हूँ 8 लाख, 25 लाख और 45 लाख, ठीक है, 45। अब 30 के हिसाब से इधर है
80 के हिसाब से इधर है, 120 के हिसाब से इधर। अब फॉर एग्जांपल ये तो हमारे पास कंप्लीट डेटा सेट के अंदर टोटल 3 पॉइंट्स थे, पर डेटा सेट में आपके पास फॉर एग्जांपल और भी ज्यादा पॉइंट्स हैं, तो मैं यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट बना लेता हूँ। कुछ वैल्यू इधर आ रही है, कुछ वैल्यू इधर आ रही है, कुछ इधर आ रही है, कुछ इधर आ रही है, कुछ इधर आ रही है। अलग अलग डेटा पॉइंट्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे। दीज आर दी एक्चुअल पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पर विजुलाइज किए हैं। एक्चुअल पॉइंट आपके डेटा सेट के अंदर अवेलेबल हैं, आप खुद कलेक्ट करके लाए हो। एक्चुअल पॉइंट्स है फॉर एग्जांपल जो मैंने विजुलाइज कर दिए। अब मैं चाह रहा हूं मैं एक ऐसा मॉडल बनाऊं जो मुझे प्रिडिक्ट करके दे कोई सा भी स्क्वायर यार्ड की प्राइस, किसी भी स्क्वायर यार्ड की प्राइस वो मुझे प्रिडिक्ट करके दे। अब इसके अंदर आपके पास मैक्सिमम 120 या 130 या 140 तक का जा रही है वैल्यू। मैं चाह रहा हूं मुझे देखना है 200 गज का प्लॉट कितने का मिलेगा। तो क्या आपके डेटा के अंदर ये चीज अवेलेबल है? नहीं है। जब एक्चुअल वैल्यू नहीं है तो आई विल प्रिडिक्ट इट, और ये प्रिडिक्शन मैं हमारे मॉडल के ऊपर प्रिडिक्ट करवाऊं। अब मॉडल यानी आपका फर्स्ट मशीन लर्निंग मॉडल कैसे काम करता है, दैट इज लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन काम कैसे करता है फिलहाल सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू लेंगे हम इसका। नेक्स्ट क्लास में बाकायदा मैथमेटिकली हम इसको परफॉर्म करके देखेंगे। What it is a statistical method to find the relationship between a dependent variable and one or more independent variables। क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि हमारे पास ये जो लीनियर रिग्रेशन है ये स्टैटिस्टिकल मॉडल है ऑफ मशीन लर्निंग, जो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर काम करता है, यानी प्रोबेबिलिटीज और आपके हाइपोथेसिस पे काम करता है। स्टैटिस्टिक्स पे काम करता है, लेकिन क्या चेक करता है? ये क्या चेक करता है? जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान का रिलेशनशिप। यहां पर आप देख सकते हो आपके पास रिलेशनशिप बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। जैसे जैसे आपका स्क्वायर यार्ड इंक्रीज हो रहा है आपकी प्राइस भी इंक्रीज हो रही है। अगर फॉर एग्जांपल एक और आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी ऐड कर देता हूं, एक और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम कह रहे हैं फ्लैट की बात हो रही है, ठीक है, तो हमने कहा रूम्स। जब आप फ्लैट खरीदने जाते हो तो रूम्स भी लाजमी चेक करते हैं, भाई कितने रूम्स हैं इसके अंदर। हमने कहा भाई 30 गज पे 3 रूम बने हुए हैं। अब वो रूम कितना होगा? 10 का भी कैसे होगा? बाथरूम नहीं करना क्या? वॉशरूम भी बनेगा उसके अंदर, किचन भी कहीं ना कहीं जगह दोगे, छत के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी, उर्दू में हम कहते हैं जीना भी लगाओगे। तो ये चीजें हम ऊपर कैसे जाएंगे? ये चीजें कैसे परफॉर्म? जब ये सब कुछ करने के बाद आपके पास बचेगा कोई 8 बाय 8 का भी मुश्किल से बचेगा, 6 बाय 6 का कमरा। 6 बाय 6 का कमरा बताइए कितना होता है? मैं 6 बाय 6 के कमरे में बैठा हूँ, जिससे तकरीबन इतना आपके पास 6 बाय 6 का कमरा होगा। थोड़ा सा आप इसको आगे ले जाओ, बस 6 बाय 6 का कमरा आपको इतना मिलेगा। तो आप क्या आप ऐसे घर खरीदोगे, फ्लैट खरीदोगे? नहीं खरीदोगे, ठीक है। हमने कहा एक और फ्लैट है 80 गज का, 80 गज के ऊपर 4 बने हुए। स्टिल यू कैन से 10 बाय 10 का कमरा यहाँ पे बन सकता है। क्यों? 80 गज है, 10 बाय 10 का कमरा आराम से बन जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 80 का मतलब होता है 800 के स्क्वायर फीट, और 800 अराउंड 800 स्क्वायर फीट, और 10 बाय 10 का मतलब होता है 100 स्क्वायर फीट के 4, तो मतलब 400 स्क्वायर फीट, तो जगह भी बहुत है। 80 गज इससे बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, बस थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं होगा, थोड़ा सा होगा, वरना तकरीबन इतना ही, थोड़ा सा हल्का फुल्का होगा। नहीं इतना बड़ा नहीं होगा, तकरीबन इतना ही होगा। ये अकेला पता नहीं, अब इधर खाली प्लॉट तो बता भी देता मैं, अभी कुर्सियां रखी हुई नहीं समझ में आ रहा। अरे तो आगे तो चलने दो, वो तो पता है मुझे 720, मैंने कहा अराउंड 800, थोड़ी बोला कि 800 ही है, 720 या 60 डिपेंड करता है ना, टेढ़ा है जैसा है तो उस पर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। लेकिन कहने का मकसद आपके पास
चल जाएगा ये घर हमारे को, चलेगा। आगे चलते हैं। एक और चीज हमने देखी, इसका 120 और इसमें मैं कर रहा हूँ भाई 5 बनेगा, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा आपके पास ऑप्शन है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो गए? 2 हो गए। अब इसका डिपेंडेंट वेरिएबल आपका एक ही रहेगा। डिपेंडेंट वेरिएबल कभी भी 2 नहीं होते। डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक ही होगा। आउटपुट आपका एक ही आएगा, भले उस आउटपुट के अंदर 10 चीजें क्यों ना आ रही हो, लेकिन वो आउटकम आपका एक ही होगा। वो आपको आगे पता चलेगा मैंने 10 चीजों की बात क्या थी, अगले 2 महीने तक आपके पास एक ही आउटकम आ रहा होगा। This is only one outcome which is your dependent variable या feature। इंडिपेंडेंट आपके पास 2 हो गए। अब यहां पर जो आपका लीनियर रिग्रेशन है वो क्या चेक करेगा? डिपेंडेंट फीचर का रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ द इंडिपेंडेंट फीचर्स। इन दोनों इंडिपेंडेंट फीचर्स के दरमियान रिलेशनशिप चेक करेगा। ग्राफिकली आप नहीं कर सकते फिलहाल। ग्राफिकली करने के लिए आपको इन दो को एक करना पड़ेगा। दो डिपेंडेंट नहीं हो सकते, नहीं, वैसे भी नहीं हो सकते, इट इज इम्पॉसिबल। मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ, उसकी वजह बताता हूँ। भले वो ये आपस में रिलेशन बना रहे हैं, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। हम टोटल आउटकम की बात कर रहे हैं। टोटल आउटकम आपके पास एक ही आएगा, दैट इज योर प्राइस हेयर इन दिस केस। दूसरे केसेस में अलग हो जाएगा, पर कहने का मकसद आपके पास एक ही आउटकम आएगा, कोई सा भी केस हो, आउटकम आपके पास एक ही होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल आपका एक ही होगा जो इन सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, सबके ऊपर। अब फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप देख रहे हो कि भाई 45 लाख कम है, 5 कमरे बने हुए हैं, उसकी वैल्यू चेंज आएगी। अब ये वैल्यू अराउंड अराउंड कितनी होनी चाहिए? 120 गज, 5 कमरे बने हुए इसके अंदर, दैट मीन्स ये कम से कम अराउंड अराउंड 90 से ऊपर का जगह है, 1 तक की जगह है ये आपके पास। तो डिपेंड हो रहा है ना, जैसे ही आपके रूम्स बढ़ गए आपकी वैल्यू चेंज हो गई, डिपेंड कर रहा है। अब प्रिडिक्शन कैसे होगी? मैंने क्या कहा कि मुझे फाइंड आउट करना है कि 200 गज का प्लॉट मुझे कितने का मिलेगा। मेरे डेटा सेट के अंदर 200 गज का प्लॉट नहीं। फॉर दैट आई विल अप्लाई माई मशीन लर्निंग मॉडल, दैट इज लीनियर रिग्रेशन। अब लीनियर रिग्रेशन करता क्या? लीनियर रिग्रेशन क्या करेगा? एक लाइन जनरेट कर देगा फ्रॉम सम पॉइंट। अब ये क्या पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, ये जब आप लोग स्पेसिफिकली लीनियर रिग्रेशन पढ़ोगे तब आपको समझ आ जाएगा कि ये पॉइंट कहां से आया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं इस पॉइंट से मैं जनरेट कर रहा हूं, दिस पॉइंट, यहां से इससे जनरेट किया एक कंप्लीट रिग्रेशन लाइन जनरेट कर दी। मैक्सिमम का कुछ भी नहीं है, रिग्रेशन बन गई, सिंपल। अब क्या होगा, जो भी आपको प्रिडिक्शन लेनी है, आपने कहा 200, वो बता रहा हूं कैसे आ रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल नाउ हियर यू कैन सी ये रिग्रेशन लाइन बनी कैसे, ये तो मैंने बनाई दी। अब ये बनी कैसे बेसिकली, और इसी जगह पे क्यों बनी? आप चाहते तो सर आप कह सकते हो कि भाई आप चाह रहे सर कि यहां बन जाए, हम चाहें तो इधर भी बन सकती थी, ऐसे भी आ सकती थी, नहीं जरूरी नहीं है, मास तो ऐसे भी है, ऐसे ही बन सकती थी, ऐसे ही बन सकती थी, लेकिन हम कह रहे हैं रिग्रेशन लाइन ऐसे नहीं बनेगी, रिग्रेशन लाइन ऐसे ही बनेगी। क्यों बनेगी? फॉर दैट नो, दिस इज नॉट द आंसर। वाई? एवरेज भी नहीं है, सुन ले पहले। बेसिकली यहां पर आप क्या देख रहे हो, रिग्रेशन लाइन बनी कैसे? रिग्रेशन लाइन हमेशा उसी जगह पे कंस्ट्रक्ट की जाती है जहां पर आपकी एक्चुअल वैल्यूज और प्रिडिक्टेड वैल्यूज के दरमियान का डिस्टेंस कम होता है। अब इसका मतलब क्या होगा? हमारे मॉडल के हिसाब से 30 मतलब 30 गज का प्लॉट ये तकरीबन होना चाहिए
अराउंड तकरीबन 10 लाख के हिसाब से, ठीक है। अब इसके दरमियान और एक्चुअल वैल्यू के दरमियान, ये देखो 30 के दरमियान और इस एक्चुअल वैल्यू के दरमियान कितना डिफरेंस है, बहुत कम है, मिनिमल डिफरेंस है, ठीक है। अगर हम और आगे चलें, आपने देखा 80, अब 80 का हमने देखा था वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए, लेकिन हमारे मॉडल के हिसाब से ये थोड़ा सा कम है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 0 ऊपर लगा दिया। तो यहां पर भी आप देख सकते हो इसके एक्चुअल वैल्यू और आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यू के दरमियान डिस्टेंस कम है। अगर फॉर एग्जांपल यहीं पे मैं रिग्रेशन लाइन ऐसे बनाता हूं, अब क्या होगा, हर डेटा पॉइंट के और आपके प्रेडिक्टेड पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस कितना बड़ा है। अब प्रेडिक्टेड पॉइंट क्या है, मैं बार बार प्रेडिक्टेड पॉइंट कह रहा हूं, प्रेडिक्टेड पॉइंट क्या है, किसी को पता है तो लगा लिए, पता है, अंदाजा ही है, इंग्लिश में उर्दू का वर्ड तो यही है। प्रेडिक्टेड पॉइंट होता क्या है, दिस वैल्यू, ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये लाइन इज योर प्रेडिक्टेड वैल्यू। ये जो रिग्रेशन लाइन बनी है आपके पास, ये कोई अलग से एक कोई लाइन नहीं खींच दी है हमने रोलर लगा के, बेसिकली हर पॉइंट की वैल्यू यहां पर प्रेडिक्ट की गई है, जिसकी वजह से अगर हम हर पॉइंट को आपस में जोड़ देंगे तो बेसिकली आपके पास एक कंप्लीट लाइन तैयार हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं रिग्रेशन लाइन। अब ये रिग्रेशन लाइन कहां जनरेट करनी होती है, जहां ये जो फॉर एग्जांपल दिस इज योर प्रेडिक्टेड पॉइंट, ये आपका प्रेडिक्टेड पॉइंट है, वो देखो लाल निशान जो बन रहा है, दिस इज योर प्रेडिक्टेड पॉइंट एंड दिस इज योर एक्चुअल पॉइंट। ये आपका क्या था, एक्चुअल पॉइंट था। आपके प्रेडिक्टेड पॉइंट और एक्चुअल पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस जहां पर मिनिमम हो जाएगा, वहीं पर आपकी ये रिग्रेशन लाइन जनरेट होगी। अब इस रिग्रेशन लाइन के हिसाब से 200 गज का प्लॉट कितने का होना चाहिए, तो 200 गज का अगर हम 200 गज को इधर ले जाएं फॉर एग्जांपल, तो इसके हिसाब से आपके पास 200 गज का प्लॉट होना चाहिए अराउंड 60 लाख, ठीक है। टेढ़ा लेके जा रहा हूं, ये टेढ़ा है यार, ये टेढ़ा, इसको छोड़ दो, टेढ़ा लेके जा, आप अपने हिसाब से देख लो, 60 तकरीबन 60 लाख के करीब। दैट मीन्स आवर मॉडल इज गोइंग टू प्रिडिक्ट व्हाट, के 200 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट 60 लाख का आपको मिल जाएगा। हालांकि हमारे डेटा सेट में ऐसी कोई वैल्यू थी नहीं। अगर यहीं पर मैं एक और रिग्रेशन लाइन इस तरीके से जनरेट कर देता तो आपके पास सारी की सारी वैल्यूज गलत है। देखा जाए कि अगर इस तरीके से आपके पास हॉरिजॉन्टल रिग्रेशन लाइन जनरेट हो रही है, तो इसके दरमियान और आपकी एक्चुअल वैल्यू के दरमियान, मैं दोबारा यहीं पर ही लिख देता हूं, दिस इज योर एक्चुअल वैल्यू और इसके दरमियान कितना डिफरेंस है। दैट मीन्स जो ये प्रिडिक्ट कर रहा है उससे टोटली डिफरेंट हमारा एक्चुअल वैल्यू है, तो ये हमारी गलत, यू कैन से दैट रॉन्ग प्रिडिक्टिंग पॉइंट्स कह रहा हूं। दैट मीन्स योर मॉडल इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, आपका मॉडल सही से परफॉर्म नहीं कर रहा क्योंकि वो हमें गलत आउटपुट दे रहा है। इसलिए रिग्रेशन लाइन हमेशा वहीं जनरेट होती है जहां पर आपके एक्चुअल पॉइंट और प्रेडिक्टेड पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस सबसे कम होगा। यही सेम चीज मैं यहाँ पर प्रिडिक्ट करके या फिर यू कैन से विजुलाइज करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द डेटा है जिसमें आपके पास स्टूडेंट आवर्स यानी स्टडी आवर्स और एग्जाम मार्क्स, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी आवर्स वी आर गोइंग टू प्रिडिक्ट द एग्जाम मार्क्स। ये हमारे पास एक डेटा सेट अवेलेबल है। इस डेटा सेट के अंदर हमारे पास आप दिख रहे हो कि अगर 2 घंटे ये पढ़ाई करता है तो इसके मार्क्स 50 आ सकते हैं, अगर 3 घंटे पढ़ाई कर रहा है इसका मतलब इसके मार्क्स 60 आ रहे हैं। और ये एक्चुअल वैल्यूज है जो स्टूडेंट्स को देखा गया कि भाई 3 घंटे पढ़ा है इसके मार्क्स 60 आ गए, ये 2 घंटे पढ़ा इसके मार्क्स 50 आ गए।
ये 5 घंटे पढ़ा 80 मार्क्स। इसी तरीके से 6 घंटे पढ़ा तो आपके पास 60 और 85 मार्क्स, और अगर कोई 7 घंटे पढ़ा तो आपके पास 90 मार्क्स आ रहे हैं। मैंने बिल्कुल इक्वल यू कैन से दैट डिफरेंस रखा है ताकि रिग्रेशन लाइन आपको समझ में भी आ सके। मैं सिंपली इसी को यहाँ पर प्लॉट करने के लिए सिंपली मैंने एक लिस्ट बना दिया, एरे बना ली, नंपाई एरे जिसके अंदर 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 which are the स्टडी आवर्स, एंड मार्क्स हमारे पास क्या आ गए 50, 60, 65, 80, 85 एंड 90 मार्क्स। सिंपली इन सबको मैंने एक डेटा फ्रेम के अंदर जनरेट कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू प्लॉट इट। जब मैं इसको प्लॉट करता हूँ फ्रॉम दिस स्कैटर, एक काम करता हूँ उसको बंद करता हूँ ताकि आपके सामने ही चीजें आ जाए। अगर मुझे प्लॉट करना है तो सिंपली मैंने क्या किया, SNS से करना चाहो, PLT के साथ करना चाहो, आपके ऊपर है, स्केटर प्लॉट। और सिंपली हमने इसको DF प्रोवाइड कर दिया। नाउ हियर यू कैन सी इसने हमारे पास मुझे x की वैल्यूज प्रोवाइड करनी है। x की वैल्यूज हमारे पास आती हैं इक्वल्स टू क्या है, x पे क्या आएगा आवर्स, और y पे क्या आएगा आपका मार्क्स। नाउ हियर यू कैन सी आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स marks are been plotted, simple. Now I am going to plot the regression plot here. Regression plot कहाँ से मिलेगा, हमने लास्ट टाइम परफॉर्म किया था, which was SNS dot regression plot. In this we are going to provide the data जिसके अंदर आप x की वैल्यू और y की वैल्यू प्रोवाइड करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ, ये सेम चीज को प्रोवाइड कर देते हैं। Let's see what happens. Now here you can see this is your regression. अब इसका कलर चेंज कर देता हूँ। Okay, PLT के अंदर है। Now here you can see this is the regression. Now as I already told you, जहाँ ये वहीं पर जनरेट होती है जहाँ पर आपका एक्चुअल पॉइंट और प्रेडिक्टेड पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस कम हो। ये डिस्टेंस आप देख सकते हो, डिफरेंस हेयर, दिस इज योर प्रेडिक्टेड पॉइंट और ये आपका एक्चुअल पॉइंट है। इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। ये एक्चुअल पॉइंट, दिस इज योर प्रेडिक्टेड पॉइंट। ये जो लाइन है ये बेसिकली आपकी प्रेडिक्टेड पॉइंट है। इसके दरमियान और आपकी एक्चुअल पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस, अगर यहीं पर रिग्रेशन लाइन ऐसे बन जाती तो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा था। अभी एग्जैक्ट है। अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में डेटा निकालना जिसका फॉर एग्जांपल जो 10 घंटे पढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर क्योंकि हम रिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं वो तो हमें पता है कि भाई 100 मार्क्स से ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन वो चीज़ इसको नहीं पता। तो ये नॉर्मली आपको क्या प्रेडिक्ट करना चाहिए, 7 इधर है, 8, 9, 10 होना चाहिए यहाँ पे, तो अराउंड इस पोजीशन पे आना चाहिए ऐसा ही। और ये पोजीशन अराउंड 110 से ऊपर की है, या 110 आपके पास या 100 आ रही होगी, इधर होगा ये 110 से ऊपर। तो कहने का मतलब बाय दिस आई कैन इजीली आइडेंटिफाई व्हाट वुड बी द नेक्स्ट वैल्यू व्हिच इज नॉट अवेलेबल इन आवर डेटा सेट, जो हमारे डेटा सेट के अंदर अवेलेबल नहीं है। दैट इज व्हाई वी आर परफॉर्मिंग मशीन लर्निंग टू प्रिडिक्ट सम न्यू डेटा व्हिच इज ऑलरेडी नॉट इंक्लूडेड इन आवर ट्रेनिंग डेटा, या फिर अवेलेबल डेटा, एक्चुअल डेटा के अंदर अवेलेबल ना हो। आई होप समझ आ गया रिग्रेशन लाइन कैसे निकालते हैं, कैसे बनाते हैं। अब जब आप लीनियर रिग्रेशन पढ़ोगे तो बाकायदा आप प्रिडिक्ट भी कर रहे होगे, आप अपना डेटा सेट प्रोवाइड करोगे, नया वैल्यू प्रोवाइड करोगे, वो आपको वैल्यू जवाब देगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपका
लीनियर रिग्रेशन का मॉडल भी हम परफॉर्म कर लेंगे। आगे चलते हैं। नाउ अनदर टॉपिक इज अबाउट कोरिलेशन एंड कोवेरियंस। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि व्हाट इज द कोरिलेशन हियर। कोरिलेशन क्या था, मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया है ये आप लोगों को, जो एटलीस्ट मेरे स्टूडेंट्स हैं। कोरिलेशन क्या है, आपको नहीं पढ़ाया मैंने? नहीं, उस टाइम पे कोरिलेशन वगैरह नहीं किया था हमने। कोरिलेशन क्या होता है? एग्जैक्टली, डिफरेंट इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट फीचर्स के दरमियान का रिलेशनशिप हम बेसिकली गेट करते हैं। फॉर कोवेरियंस क्या होता है हमारे पास? कोवेरियंस मेजर्स हाउ टू रैंडम वेरिएबल्स चेंज टुगेदर। नाउ व्हाट डज इट मीन्स? देखो, रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि वो कितना रिलेट करते हैं। वेरिएंस का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि भाई एक आपका फीचर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। एग्जैक्टली, जो आप भी मैंने टेबल बनाई थी उसके अंदर अगर हमारा स्टडी आवर्स इंक्रीज कर, या फिर ये जो टेबल हम ऊपर यूज करते हैं, स्टडी आवर्स इंक्रीज हो रहे थे तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं। या फिर जो मैंने टेबल बनाई थी, अगर हमारे पास स्क्वायर यार्ड इंक्रीज हो रहा था तो ऑटोमेटिकली आपके पास प्राइसेस इंक्रीज हो रहे थे। तो ये दोनों आपस में कोवेरियंस बनाते हैं, लेकिन पॉजिटिव या फिर इंक्रीजिंग वेरियंस बना रहे हैं या रिलेशन बना रहे हैं कि भाई अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी साथ में इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा होता है ऑपोजिट ऑफ इट, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आपका एक डेटा, एक फीचर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, एक अगर डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज हो रहा है। तो इन दोनों के दरमियान ये जो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रिलेशनशिप बन रहा है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम कोवेरियंस बनाते हैं। ठीक है, जब आप कोरिलेशन की बात करते हो तो दो वैल्यूज के दरमियान की जो वैल्यूज चेंज हो रही हैं वहां पर क्या रिलेशन बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू चेंज हुई, 80 से 30 हो गई, आपने वेरिएंस में बताया कि हाँ इंक्रीज होगा, एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा इंक्रीज होगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ किसकी, प्राइसेस और आपके स्क्वायर यार्ड की। अब स्क्वायर यार्ड 30 से 80 हुआ, डिफरेंस कितना था? 50 का फर्क आया। तो 50 का अगर यहां फर्क आएगा तो वहां पर कितना फर्क आएगा? जितना भी आ रहा है फर्क, दैट इज द कोरिलेशन बिटवीन टू फीचर्स। कोवेरियंस क्या था कि भाई इंक्रीजिंग हो रही है या फिर डिक्रीजिंग हो रही है। अब फॉर एग्जांपल कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो आपके पास पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव फर्क आएगा? नेगेटिव आएगा। अब फॉर एग्जांपल कोई चीज आपके पास 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है तो नेक्स्ट चीज उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, और वो 3 टाइम्स डिक्रीज हो रही तो उसकी वैल्यू क्या होगी? -3। तो इसी चीज को जब आप विजुलाइज करोगे तो यू कैन यूटिलाइज इट। अगर आप फॉर्मूला की बात करते हो, नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर कोवेरियंस। कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या है? सिंपली है सम ऑफ ऑल वेयर i इक्वल्स टू 1 to n। 1 to n का मतलब आपको पता है i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और टोटल नंबर ऑफ n की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, या ना। सम ऑफ ऑल i इक्वल्स टू 1 वेयर i इज नंबर ऑफ फीचर्स, नहीं यार, नंबर ऑफ फीचर्स, हाँ नंबर ऑफ फीचर्स। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स होगा ना यार, फीचर क्यों तुम मुझे कंफ्यूज करवा रहे हो? यहाँ पे देखो, पहले मुझे यहाँ पे करने दो, पहले एक्सप्लेन कर दूं इसको। आप लोग आपस में बीच में बोलेंगे तो मैं ही कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मैं क्या पढ़ाने आया हूँ यहाँ पे। मेरा ही फॉर्मूले खराब कर दिए तुम लोगों ने। आपसे पहले वालों को तो इसे मजे से पढ़ा रहा हूँ, बीच में नहीं टोकता था। ओके, आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे what it says कि if the covariance of x and y is greater than 0, that means as x increases y tends to increase। अगर आपकी कोवेरियंस लेस देन 0 आ रही है, इसका मतलब अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y आपका डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, इफ x and y मतलब कोवेरियंस ऑफ x and y इक्वल्स टू 0, दैट मींस कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, दोनों अलग चीजें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रिकेट की बात करो, ठीक है, क्रिकेट कैरियर की बात करो, तो वहां पर जेंडर का कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, वो तो हमें पता है, पर वैसे देखा जाए तो कोई फर्क नहीं है, क्रिकेट कोई भी खेल सकता है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल हम क्रिकेट की बात करें
और किसकी, जेंडर की बात के दोनों के दरमियान कोई रिलेशन नहीं बन रहा। या फिर चलो इसको भी छोड़ो, किसी भी डिजीज की बात कर लो आप, डेंगू, डेंगू नहीं देखता है कौन है, लड़की है या लड़का है, मर्द है या औरत है, फीमेल है या मेल है, डेंगू नहीं देखेगा, उसको जो भी जहाँ पे भी अच्छा खून मिला उस पर काट देना है। वो साथ में वो जो भी छोड़ के जाएगा, फिर वो आप लोग अगले 7 दिनों तक उसको सोओगे, फिर बच गए तो ठीक है, नहीं तो फिर और 7 दिन लगेंगे, वरना 7 डेज का टाइम होता है। तो कहने का मकसद, यहाँ पर जब आप बात करते हो मॉस्किटो बेसिकली अटैक करते वक्त क्या जेंडर देखेगा, नहीं देखेगा। तो जेंडर का और मॉस्किटो अटैक के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है, तो कोवेरिएंस 0 आना चाहिए, सिंपल, एग्जैक्टली। आगे चलते हैं, कोरिलेशन का क्या है, बेसिकली कोवेरिएंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये बेसिकली आपका फॉर्मूला है। ये क्या करेगा, ये देखेगा कि कितना परसेंटेज ऑफ द डेटा इज बीइंग चेंजिंग हियर। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया 5 यूनिट्स का चेंज आ रहा है, तो दूसरे में कितने यूनिट्स का चेंज आ रहा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अभी हमने स्क्वायर यार्ड की बात की, 50 यूनिट्स का चेंज आया, तो प्राइस में कितने यूनिट्स का चेंज आया भाई, अगर 30 स्क्वायर यार्ड 8 लाख का था, अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 80 की, तो 50 स्क्वायर यार्ड्स का डिफरेंस आ रहा है, तो वहां पर आपके पास कितना डिफरेंस आ रहा है इन द टर्म ऑफ प्राइसेस, 25 का था ना, 25 का था ना 80 गज का, तो अराउंड अराउंड कितना फर्क था, 18 लाख रुपए का फर्क। तो जब अगर स्क्वायर यार्ड में 50 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है, तो आपके प्राइस के अंदर 18 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो यूनिट्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं कोरिलेशन, कि कितना फर्क आएगा, ठीक है। अगर नेगेटिव जा रहा होगा तो माइनस में भी आ सकता है कोरिलेशन, सही है। इसको हमने अगर परफॉर्म करना है, मैं आप लोग ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं उसको, मैं एक दफ़ा यहाँ पर आपके पास परफॉर्म करके इसी को ही दिखा दूं, या इसको दिखा देते हैं, डेटा है ना डीएफ के अंदर। सिंपली अगर आपको कोवेरिएंस फाइंड आउट करनी है या कोरिलेशन फाइंड आउट करनी है, हमारे पास सिंपल फंक्शंस हैं, एंड पीडी डॉट, वो तो विजुलाइज ना, गेट कैसे करें, लेट मी शो। हमने कितनी बार कोवेरिएंस निकाली, सॉरी कोरिलेशन निकाला है, df dot correlation and covariance, ये था ना आपके पास फंक्शन। सिंपली फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग हियर प्रिंट df dot correlation, now here you can see this is the complete correlation between hours and marks। देखो अगर आप इसको विजुलाइज करना चाहो तो विजुलाइज भी कर सकते हो, फॉर दैट आप हीट मैप के जरिए विजुलाइज करते हो, एसएनएस डॉट हीट मैप, और सिंपली हमने इसको df डॉट कोरिलेशन प्रोवाइड कर दिया। Now here you can see मैं थोड़ा सा वैल्यूज इसमें लिख देता हूँ, जिस एनोटेशन। Now here you can see ये दो वैल्यूज 1 1 आ रही है, क्यों 1 1 आ रही है, क्योंकि ये आपस में रिलेट कर रही है, आवर्स टू आवर हमेशा सेम ही रहेगा, दैट्स सी बात है। तो मार्क्स टू मार्क्स हमेशा सेम ही रहेगा, तो ये 1 है। यहाँ पर 0.99 0.99 का मकसद है डेफिनेटली फर्क आ रहा है, जैसे ही आवर्स बढ़े मार्क्स चेंज हो रहे हैं, जैसे ही मार्क्स कम हुए आवर्स भी कम हो रहे हैं, जैसे ही आपके मार्क्स इंक्रीज कर रहे हैं तो आवर्स भी आपके इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों आपस में रिलेट करते हैं। अगर हम इसका कोवेरिएंस निकालते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इधर प्रिंट कर देता हूं df डॉट covariance, now in covariance you can see that, मैं जरा इसको भी प्लॉट कर देता हूं, इसका एक चीज मैंने आपको पहले ही बताई, आप लोग सवाल पूछ रहे हो कोवेरिएंस को रिलेशनशिप का, हम इतनी बार परफॉर्म कर चुके हैं,
ये लोग चलो ये लोग सवाल करते तो मैं जवाब भी सही देता। कोरिलेशन का मकसद क्या था कि दो आइडेंटिकल कहाँ से आ गया, वो तो यूनिक थी या फिर वो आपका सेम चीजें होंगी ना। आइडेंटिटी तो था ही नहीं, मैंने आइडेंटिकल वर्ड ही यूज नहीं किया। सिमिलैरिटी तो है ही नहीं ना। अब एक अगर फॉर एग्जांपल आवर्स हैं तो दूसरे तो हमारे पास मार्क्स हैं, तो दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या हो सकती है? रिलेशनशिप देख रहे थे, एक यूनिट चेंज हो रहा है तो अभी तरह एक्सप्लेन करा को रिलेशनशिप 50 यूनिट्स आपके स्क्वायर यार्ड में चेंज हो रहे हैं तो कितने यूनिट्स आपके प्राइस में चेंज हो रहे हैं, तो यही तो चीजें आपने देखनी थी। दैट वाज योर कोवेरिएंस, कोरिलेशनशिप। वेरिएंस का मतलब क्या है कि इंक्रीमेंट है या फिर डिक्रीमेंट रिलेशनशिप है, इंक्रीजिंग रिलेशनशिप है या फिर डिक्रीजिंग रिलेशनशिप है। दिस मीन्स 100% रिलेटेड टू आवर्स। आवर्स इज ऑलवेज 100% रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो इसलिए तो वन दिखा रहा है वो। मार्क्स आर ऑलवेज रिलेटेड टू इटसेल्फ, इसलिए वन मतलब 100% रिलेटेड टू इटसेल्फ। दिस इज पॉजिटिव, मतलब 0.99% आपके पास चेंज आएगा पॉजिटिव, क्योंकि प्लस में रिड्यूस हो रहा होता तो नेगेटिव आता, थोड़ा बहुत चेंज आ रहा होता तो वैल्यू चेंज हो जाती। हम तो कह रहे हैं गारंटीड चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज थे इसके अंदर गारंटी वैल्यू थी और हैं ही सिर्फ 5, इसलिए आपको एग्जैक्ट 0.99 दे रहा है। अगर यहाँ पे 50,000 वैल्यूज होती तो फिर आपकी ये वेरियंस नजर आती 0.9, 0.7, 0.8, तब भी बहुत है ये। अभी तो टोटली हमारे पास 5 वैल्यूज हैं, तो इसीलिए एग्जैक्ट 0.99 मतलब डेफिनेटली आपके पास यहाँ पर रिलेशन बन रहा है पॉजिटिव। अब यहीं पर अगर आप कोवेरियंस निकालते हो तो कोवेरियंस निकालने का फॉर्मूला सिंपली मैंने ऊपर तो बताया है, अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहो आप निकाल सकते हो टीएफ डॉट कोवेरियंस, तो ये आपके पास आवर्स का 3.4 मतलब पॉजिटिव आपके पास क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, ठीक है, अफेक्ट आ रहा है। यहां पर आपके पास 2.46 ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, क्यों? क्योंकि वो अपने आप से ही चेक कर रहा है, ठीक है। हम बात करेंगे आवर्स और मार्क्स, और मार्क्स और आवर्स, इन दोनों की बात करेंगे। ये चीजें हमारे काम की नहीं है क्योंकि ये अपने आप से ही रिलेशन बना रहा है, तो इसीलिए आपके पास एक डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं क्योंकि ये बेस करता है डिफरेंट यूनिट्स के ऊपर। जो आपका आवर्स था वो 1 से लेकर 12 घंटे के यूनिट्स पे था, 1 से लेकर 12 सीधा ना, उसके ऊपर तो नहीं जा सकते आप। जो आपके मार्क्स है वो 100, 50, 60 इस हिसाब से यूनिट में है, तो जाहिर सी बात है आपको ये थोड़ा बहुत चेंज नजर आएगा। नहीं नहीं, वो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, वो आगे वो अलग चीज। वो अच्छा रिप्रेजेंटेशन दोनों की एक ही है, मतलब शो ऐसी तरीके से कराते हैं तो फिर स्टिल अक्सर कभी कभार ऐसा होता है, पर वो अलग चीज है, वो बिल्कुल अलग चीज। अब यहाँ पे मार्क्स और आवर्स के दरमियान का कोवेरियंस का मतलब क्या, यहाँ पर 29 बता रहा है, मतलब पॉजिटिव कोवेरियंस है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है क्योंकि 0 से बड़ा है, ठीक है। अगर आप बात करो यहाँ पर किसकी, आवर्स और मार्क्स की, तो यहाँ पर भी 29 आएगा क्योंकि है दो वैल्यूज को आपस में सेम ही आएगा रिलेशन, तो ये भी आपके पास पॉजिटिव, ठीक है। इसमें कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।